जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक पाठशाला में। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, और उस युद्ध का नाम है पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। दोस्तों, अभी तक आपने इतिहास का 3 पार्ट पढ़ा होगा। इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है: मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। पलासी का युद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब हम इसको आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बंगाल के नवाब के बारे में बताऊंगा, अलीवर्दी खां के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सिराजुद्दौला के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर ब्लैक हॉल की घटना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानेंगे, और पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि, मतलब पलासी का युद्ध के पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो क्या थी, और पलासी के युद्ध के कारण क्या थे और इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी शानदार वीडियो होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन इंडिया के लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से इस 7 टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे। बंगाल के नवाब के बारे में उतना डिटेल्स के अंदर हम लोग इस वीडियो में नहीं जाएंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर मैं आपको थोड़ा सा अगर जानकारी दे दूं तो 1707 में 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अंतिम मुगल बादशाह कौन होता है? औरंगजेब। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो मुगल बादशाह बनते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, ये मुगल बादशाह मुगल सल्तनत को, मुगल जो साम्राज्य होता है उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं में से एक स्वतंत्र राज्य बना बंगाल, और बंगाल के प्रथम नवाब जो माना जाता है वो थे मुर्शीद कुली खां। प्रथम नवाब कौन थे? मुर्शीद कुली खां। इनका टर्म माना जाता है 1700 से 1727 तक। एक्चुअली मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के समय में बंगाल के दीवान नियुक्त हुए थे 1700 के अंदर। 1700 सेंचुरी में औरंगजेब जो उस वक्त मुगल बादशाह थे, इन्होंने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया था। अब दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि दीवान क्या होता है। तो दीवान का आप कंपेयर कर सकते हैं कि उस टाइम में बंगाल का जो क्षेत्र है, जिसमें कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा शामिल थे, उस क्षेत्र से टैक्स कलेक्शन करने वाला हाईएस्ट जो रैंक का ऑफिसर होता था उसे दीवान कहा जाता था। मतलब इन्होंने, औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को वहाँ का दीवान बना दिया 1700 के अंदर। और जैसे ही वो दीवान बना तो उसने ऐसा ट्रीट करना, ऐसा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया कि वही बंगाल का एक शासक हो। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो शासक आगे मुगल सम्राट बनते हैं, तो फर्रुखसियर के समय में, किसके समय में? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय में, जिसका टर्म माना जाता है 1713 से लेके 1719 तक। तो फर्रुखसियर के समय में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। कब बनाया गया सूबेदार? 1713 में इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। सूबेदार का मतलब आप विषय कर सकते हैं तो गवर्नर बना दिया।
ओके, जैसे ही इसे गवर्नर बनाया, इसने मुगल सम्राट को जो नजराना दिया जाता था वो धीरे धीरे देना बंद कर दिया और अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। ये तो थे मुर्शिद कुली खां। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लासी का युद्ध से पहले की जो स्टोरी थी उसको समझने के लिए आपको बंगाल के नवाब के बारे में जानना जरूरी है। और मुर्शिद कुली खां को इस साम्राज्य का, जो बंगाल के जो साम्राज्य था नवाब का, उसका संस्थापक माना जाता है। तो बंगाल राज्य के जो संस्थापक थे वो मुर्शिद कुली खां थे। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बाद में शुजाउद्दीन, इनके जो दामाद थे, मुर्शिद कुली खां का जो दामाद था शुजाउद्दीन, कौन था? शुजाउद्दीन। ये 1727 से लेके और 1739 तक, 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब रहा। इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र सरफराज, इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र सरफराज बंगाल का नया नवाब बना, जो कि मात्र 1 साल ही रह पाया। ठीक है, सो पहले नवाब मुर्शिद कुली खां, उसके बाद में शुजाउद्दीन, उसके बाद में सरफराज खां। अब सरफराज खां को बने हुए 1 साल ही हुआ था, वो एक कमज़ोर शासक था। इसका फ़ायदा उठाया अलीवर्दी खां ने। हम यहाँ बात करेंगे अलीवर्दी खां के बारे में। उसका फ़ायदा उठाया अलीवर्दी खां ने और अलीवर्दी खां ने इसकी हत्या कर दी। जिस वक्त ये बंगाल का नवाब था उस वक्त अलीवर्दी खां बिहार का सूबेदार था, सहायक सूबेदार था। इस वक्त अलीवर्दी खां क्या था? बंगाल का सहायक सूबेदार। सहायक सूबेदार मतलब डिप्टी गवर्नर। ओके, सो जब सरफराज खां की अलीवर्दी खां ने हत्या कर दी और में 1740 के अंदर खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। और उसके बाद क्या स्थिति आती है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अलीवर्दी खां 1740 के अंदर बंगाल का नवाब बनता है। वो एक बहादुर योद्धा था और उसमें वो क्षमता थी कि वो बंगाल के जो राज्य थे उसके क्षेत्रफल, बंगाल का जो राज्य था उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकता था। लेकिन जैसे ही ये नवाब बना इसे मराठों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और 1751 के अंदर इसने मराठों के साथ में संधि कर ली। अंग्रेजों के बारे में इसने कहा था कि अंग्रेज एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, जिसका अगर आप सही इस्तेमाल करो तो वो शहद देगी, या अगर आपने उसकी चालाकियों को नहीं समझा तो वो मधुमक्खी की तरह डंक भी मार सकती है। तो ये अंग्रेजों की चाल को काफ़ी समझता था। इसीलिए अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कभी भी सेना रखने की और किला बनाने की, सिक्के ढालने की छूट प्रदान नहीं की। इसने अंग्रेजों को सेना रखने से मना कर दिया। अलीवर्दी खां ने क्या कहा कि आप सेना नहीं रख सकते, सेना रखने से मना कर दिया। मना कर दिया, ठीक है, दुर्ग नहीं बनाने दिया। लेकिन व्यापार की इजाज़त दे दी। इसने अंग्रेजों को सेना रखने से मना कर दिया क्योंकि जानता था कि अगर अंग्रेजों को सेना रखने के लिए हमने परमिशन दे दी तो धीरे धीरे ये काफ़ी ताकतवर बन जाएंगे, जो कि सिंहासन के लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इसने सेना रखने से मना कर दिया। दुर्ग निर्माण करने नहीं दिया। कहा कि आप कलकत्ता शहर के अंदर जो आप व्यापार करते हैं आप दुर्ग निर्माण नहीं करेंगे, मतलब किला नहीं बनाएंगे। और लेकिन उसने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की इजाज़त दे दी। एक बात और मैं आपको बता दूं अलीवर्दी खां के बारे में कि अलीवर्दी खां बंगाल का पहला ऐसा नवाब था जिसे मुगल सम्राट ने
अधिकाधिक रूप से बंगाल का नवाब माना था और इसने 2 करोड़ रुपए, कितना, 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को दिया। इसने 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को दिया और इसके रीजन में मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था बहादुर शाह रंगीला। मुगल एम्परर कौन था? मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसकी उपाधि है, ये अपने चरित्र के कारण इसे रंगीला कहा गया इतिहास में। मोहम्मद शाह रंगीला को इसने 2 करोड़ रुपए दिया और बंगाल के जो नवाब का पद था उसको अस्थायी बना दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल का ऐसा पहला नवाब कौन था जिसे मुगल सम्राट की तरफ से ऑफिशियल रूप से ये मान लिया गया था कि आप बंगाल के नवाब हैं, मतलब उसके पदवी को मान्यता प्रदान कर दी गई थी, तो वो था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। एक का विवाह उसने पूर्णिया में किया, बिहार का जो पूर्णिया है वहाँ के नवाब से। दूसरे का विवाह ढाका के नवाब से किया और तीसरे का विवाह उसने पटना के नवाब से किया। ठीक है। जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो अलीवर्दी खां की कोई संतान नहीं थी, जिसके फलस्वरूप उसने अपने सिंहासन का जो उत्तराधिकारी था वो अपनी छोटी पुत्री अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को घोषित किया। सिराजुद्दौला कौन था? अब हम लोग आएंगे सिराजुद्दौला के ऊपर कि सिराजुद्दौला आखिर था कौन। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की पुत्री का नाम क्या था? अमीना बेगम, उसका पुत्र था ये। हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सीक्वेंस में चलें। अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आपको समझ में भी आएगा। कहीं कहीं से अगर आप एक लिंक को जोड़ते जाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया है कि अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियाँ थी। सबसे छोटी पुत्री ये कौन थी? ये सबसे छोटी थी। ठीक है। सबसे छोटी पुत्री, इसका नाम था अमीना बेगम। इसका विवाह पटना के शासक से किया गया था, जिसका नाम अहमद खान था। ठीक है। तो अमीना बेगम का पुत्र सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, इसको इसने अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। मतलब बंगाल का अगला नवाब कौन बना? अगला नवाब बना सिराजुद्दौला। जिस वक्त ये नवाब बना इसकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। ही वॉज जस्ट 23 ईयर ओल्ड। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई सम्राट बनता है, जब कोई शासक बनता है तो उसे बहुत सारे तोहफे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, सिराजुद्दौला को भी तोहफे दिए गए। इसको तोहफे में बहुत सारे षड्यंत्र मिले, इसको तोहफे में बहुत सारे दुश्मन मिले, इसको तोहफे में बहुत सारी समस्याएं उपहार में मिली। जैसे ही ये बंगाल का नवाब बना, इसके अपने ही दरबारी इससे नाखुश हो गए और इसके 3 प्रमुख दुश्मन बन गए। 3 प्रमुख दुश्मन कौन कौन से थे? पहला दुश्मन था शौकत जंग। ओके, ये क्या था? ये पूर्णिया का नवाब था। आपको पता होगा पूर्णिया कहाँ है? पूर्णिया का नवाब था ये। पहला दुश्मन। दूसरा कौन था? अंग्रेज। और तीसरा इसकी मौसी
घसीटी बेगम ये ढाका की थी। अब ये दुश्मन क्यों बन गए? क्योंकि जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो शौकत जंग और इसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम के पति, इन दोनों की जो निगाहें थी वो बंगाल के नवाब बनने के ऊपर थी। मतलब ये दोनों चाहते थे कि हम बंगाल का नवाब बने, और अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज जी ये चाहते थे कि ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई शासक बने जिससे हमारे व्यापारिक हितों को वृद्धि हो। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो और ज़्यादा फैले, एक्सपेंड करे, हमें सब कुछ की परमिशन ग्रांट कर दे वो, ऐसा वो नवाब अंग्रेज भी चाहते थे। तो जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, उसे शौकत जंग, अंग्रेज और घसीटी बेगम की दुश्मनी तोहफे के अंदर मिली। लेकिन ये भी सिराजुद्दौला, कहने को तो इतिहास ये कहता है कि वो एक अय्याश शासक था, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया करता था, अपने धुन में मस्त रहता था। यही कारण है कि इसके दरबारी भी इससे बहुत ज़्यादा नाखुश रहने लग गए। और जब आप एक शासक होंगे, जब शासक बनने के बाद आप स्थितियों को गंभीरता से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जब ये नवाब बना था तो उससे पहले अलीवर्दी खां ने मृत्युशैया पर, जब वो पड़ा हुआ था अलीवर्दी खां, उस वक्त उसने सिराजुद्दौला से कहा था कि हमेशा अंग्रेज़ों से सावधान रहना, ये जो यूरोपियन कंपनियां हैं इनसे सावधान रहने के लिए कहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है, तुम्हारी चालों को ये समझती है, तुम्हें हमेशा इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन शायद ये इनकी बातों को धीरे धीरे भूलने लगा था। सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी ये था कि अपने दुश्मनों को ये शांत करें। जैसे ही ये नवाब बना, शौकत जंग और मौसी घसीटी बेगम ये दोनों चले गए अंग्रेज की शरण में। शौकत जंग को तो सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में हरा दिया। मनिहारी के युद्ध में इसने शौकत जंग को हरा दिया। अब अंग्रेज मौका तलाश रहे थे, लेकिन इस वक्त की एक और घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त एक और घटना ये घटी कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया था, 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड के अंदर। यूरोप में 2 शक्तियों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया था, और इस युद्ध को हम लोग 7 ईयर्स युद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लगभग 7 सालों तक चला, 56 से लेके और 63 तक चला। 1756 से लेके और 1763 तक ये युद्ध चला, और इस युद्ध का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी दिखा। इस युद्ध के कारण जो फ्रांसीसी कंपनियां थी और जो ब्रिटिश कंपनियां थी, इन्होंने अपने गोदाम को जिसे वो फैक्ट्री कहते थे, उसको फोर्टिफाइड करना स्टार्ट कर दिया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया उसका। मतलब गोदाम के चारों तरफ दुर्ग बनाना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम लोग यहाँ पर अंग्रेज भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रांसीसी, जिनका बंगाल के अंदर चंद्रनगर में गोदाम था और इनका गोदाम था कलकत्ता के अंदर, तो इन दोनों ने जैसे ही अपने गोदाम को दुर्ग के द्वारा सुरक्षित करने का प्रयास किया, तो सिराजुद्दौला ने उन्हें वार्निंग दी कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो मैं यहाँ का नवाब हूँ और आपको इसको दुर्ग बनाने से पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर राजा की बात तो माननी पड़ेगी। तो जो फ्रांसीसी थे ये सिराजुद्दौला की बात मान गए। इन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम यहाँ के राजा हुए, तुम्हारी बात मान लेते हैं। और इन्होंने चंद्रनगर के अंदर जो इनका गोदाम था उसको फोर्टिफाइड करना बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने, क्योंकि वो तो बहाना खोज रहे थे ना, वो तो चाह ही रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले और जिसके एवज में हम डायरेक्टली टूट पड़े कि भाई चलो मौका की तलाश है। तो अंग्रेज इसी मौका का तलाश कर रहे थे और इसी कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कलकत्ता के अंदर दुर्ग निर्माण मतलब किले बनाने का जो कार्य था उसको कंटिन्यू रखा। उसने कहा भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानते। सिराजुद्दौला भाई था तो नवाब, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा मान जाओ, सुधर जाओ। अंग्रेजों ने कहा नहीं। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो तो ये चाहता ही था कि ऐसा कोई मौका मिले, पर रॉबर्ट क्लाइव इस टाइम में यहाँ का गवर्नर नहीं था। ठीक है, इस टाइम में यहाँ का गवर्नर था ड्रेक। तो इंग्लैंड वाले तो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो तो चाहती ही थी कि एक मौके की तलाश हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन दुर्ग बनाने का जो कार्य था, दुर्ग का मतलब किले, ठीक है, अपनी गोदाम की सुरक्षा के लिए ये चारों तरफ किले बनाते थे ताकि दुश्मन हम पे हमला नहीं कर सके। जब अंग्रेजों से इसने पूछा कि भाई इन्होंने ये तो मान गए, आप क्यों नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि हम किला फ्रांसीसी से सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। इसने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी बात को वायलेट कर दिया, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और इसने 4 जून, कब 4 जून 1756 को 1756 में कासिम बाजार के ऊपर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार, कासिम बाजार क्या था? ये एक व्यापारिक केंद्र था उस टाइम का, कह सकते हैं ना कि काफ़ी फैला हुआ मार्केट था। ये मुर्शिदाबाद के अंदर था, है ना, और समुद्र से नज़दीक था, जिसके कारण ये एक ट्रेड का एक अच्छा मार्केट था जहाँ पर ब्रिटिश कंपनियाँ के जो गोदाम थे वो इस क्षेत्र के अंदर थे। तो 4 जून 1956 को सिराजुद्दौला ने सेना सहित कासिम बाजार के ऊपर आक्रमण कर दिया और लगभग 16 दिन तक, 16 डेज तक डेरा मतलब वहाँ पे रहने के बाद, उसको उस एरिया को घेरने के बाद उसने कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। कलकत्ता पे अधिकार कर लिया और इसका ये अधिकार 2 जनवरी 1757 तक बना रहा। मतलब 4 जून को उसने क्या किया, कासिम बाजार पे सेना सहित आक्रमण कर दिया, 16 दिन तक डेरा डाला, घेराबंदी कर ली, और 20 जून को, 4 के बाद 16 दिन क्या होगा, 20 जून होगा, 20 जून को इसने कोलकाता पे अधिकार कर लिया। आप जानते हैं कोलकाता में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, एक बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक केंद्र था, और जब इसने कोलकाता पे अधिकार किया तो अंग्रेजों को वहाँ से मार भगाया और अंग्रेज वहाँ से भाग निकले, और भागने के बाद अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप के ऊपर शरण ली। फुल्टा द्वीप पे अंग्रेजों ने शरण ली भागकर। यहाँ का जो इनका जो गवर्नर था ड्रेक, ठीक है, ड्रेक अपने सेनापति सहित फुल्टा द्वीप पे आके शरण लिया। सिराजुद्दौला इतना गुस्सा आ गया कि उसने कलकत्ता से अंग्रेजों को भगा दिया। अब फुल्टा द्वीप पे सिराजुद्दौला क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इसके पास में नौसेना नहीं थी। ठीक है, लैंड पे लड़ने के लिए तो सोल्जर्स थे, लेकिन बंगाल की खाड़ी में लड़ने के लिए सोल्जर्स नहीं थे। बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजों की सेना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। तो फुल्टा द्वीप पे इन लोगों ने शरण लिया। अब अंग्रेज करने लग गए मौके की तलाश।
इसी आक्रमण के समय की एक काफ़ी फेमस घटना है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल की घटना। एक अंग्रेज अधिकारी ने इस घटना का जिक्र अपनी किताब के अंदर किया था, जिसे हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक एक सीक्वेंस के फॉर्म में समझ में आ गया होगा। एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने इस घटना का जिक्र किया था और हॉलवेल ने कहा था कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ऊपर आक्रमण किया, जब कलकत्ता के ऊपर सिराजुद्दौला का आक्रमण हुआ तो ब्लैक होल के बारे में किसने बताया था? बताया था हॉलवेल ने। ओके, हॉलवेल। ओके, हॉलवेल ने बताया था, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। हॉलवेल ने कहा, अपनी किताब में उसने लिखा कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ऊपर अटैक किया, कब अटैक किया? अभी मैंने आपको बताया 20 जून 1756 को। तो इसने एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में जो कि कोठरी टाइप का था, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। आप जानते हैं जून के महीने में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी, इसे काली कोठरी कहते थे, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा गया। पूरा अंधेरा था और उसके अंदर इसने 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। काफ़ी गर्मी के बाद सुबह तक लगभग 123 की मौत हो जाती है। 146 को उसने कैद किया था, 123 की मौत हो जाती है और उसमें से 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं, जिसमें से एक हॉलवेल भी था। तो जब हॉलवेल इस घटना से जिंदा बचा तो उसने इसका जिक्र किया कि सिराजुद्दौला ने इस तरह की घटना की थी। तो इतिहास में ये काफ़ी फेमस है। आपसे हर बार पूछा जाता है कि ब्लैक होल की जो घटना है वो किसके काल में हुई थी, उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। इस पे संदेह है, कुछ इतिहासकार इस बात को सच मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकली अप्रूव्ड नहीं है। इसने अपनी किताब के अंदर हॉलवेल ने जिक्र किया, बाकी किसी अन्य जगह पे इसका जिक्र नहीं किया गया है। सो इसके होने या नहीं होने पे एक संदेह है, डाउट है लोगों को। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। सो जब कलकत्ता के ऊपर उसने अधिकार कर लिया, एक बड़ी व्यापारिक क्षेत्र था कलकत्ता, तो कलकत्ता से दूर अंग्रेजों का सबसे सातिर दिमाग वाला, अगर हम कहें, मद्रास के अंदर, इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। काफ़ी ज़्यादा चालाक, बुद्धिमान, षड्यंत्र रचने में माहिर व्यक्ति था ये। रॉबर्ट क्लाइव को जब इसकी खबर लगी तो उसने सिराजुद्दौला को परास्त करने का सोचा और उसके बाद से इसने षड्यंत्र बनाना प्रारंभ कर दिया। उस वक्त अंग्रेज इतने ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे कि वो बंगाल के नवाब को हरा सकें डायरेक्टली। सो इन्होंने षड्यंत्र का सहारा लिया, साजिशें की, और जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि सिराजुद्दौला के दरबार में ही बहुत सारे लोग इसके दुश्मन बन चुके थे। तो इसने दुश्मन का इस्तेमाल किया। आपको पता है दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो सिराजुद्दौला का दुश्मन अंग्रेज भी था और सिराजुद्दौला के दुश्मन जो उसके दरबारी थे वो भी बन चुके थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के दुश्मनों का सहारा लिया। उसने ऐसे लोगों का सहारा लेना प्रारंभ किया जो कि सिराजुद्दौला से खुश नहीं थे। उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इसकी वजह से ही भारत 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, ऐसे लोगों की वजह से ही। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता के जो अमीर अमीर लोग थे उनकी मदद से साजिश करना प्रारंभ कर दिया और ये पता लगवाया कि भाई
नवाब के अगेंस्ट में कौन कौन लोग हैं उसका डाटा लेकर आओ। होता है ना, हम लोग कहते हैं भाई उसके अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसके अगेंस्ट में कौन है उसके बारे में पता करो। तो जब उसने पता किया तो उससे लगा कि जगत सेठ भी इसके अगेंस्ट में, बैंकर था, बहुत बड़ा बैंकर था कलकत्ता का। मीर जाफ़र खुद इसके अगेंस्ट में है, घसीटी बेगम ऑलरेडी अगेंस्ट में थी, ठीक है, बहुत सारे अन्य दरबारी लोग भी इसके अगेंस्ट में ही थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों से मित्रता कर लूँ, एक समझौता कर लूँ, एग्रीमेंट, और रॉबर्ट क्लाइव को इस काम में मदद किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किसका हेल्प लिया? अमीन चंद क्या था? एक व्यापारी था, ठीक है, धनी व्यापारी था। तो रॉबर्ट क्लाइव अमीन चंद के हेल्प से, मदद से इसने बाकी लोगों से संपर्क करना प्रारंभ किया, जिसमें मानिक चंद भी एक व्यक्ति था, मानिक चंद, जगत सेठ भी था और मीर जाफ़र भी था, ठीक है। कौन था? मानिक चंद, जगत सेठ, मीर जाफ़र, ऐसे बहुत सारे लोग थे। संपर्क किया तो अमीन चंद ने इसमें मदद की और मानिक चंद की मदद से रॉबर्ट क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। इसने मानिक चंद को रिश्वत देकर कलकत्ता पे अधिकार कर लिया, इसको अपनी तरफ मिला लिया। और ये एक धनी व्यापारी था तो इसने अन्य लोगों को धन का लालच दिया और जिसके कारण कलकत्ता पे इसका अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का। इनको कलकत्ता वापस मिल चुका था। अब रॉबर्ट क्लाइव की निगाहें थी सिराजुद्दौला को परास्त करने पे, तो ये मौका खोज रहा था, पर सिराजुद्दौला युद्ध करना नहीं चाहता था। एक्चुअली अंग्रेज़ों को भगाने के बाद में ये फिर से मुर्शिदाबाद आ गया था, तो ये युद्ध करना नहीं चाहता था। इसलिए जब उसने देखा कि अंग्रेज ने कलकत्ता पे पुनः अधिकार कर लिया है तो इसने 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की ट्रीटी कर ली, ठीक है, अलीनगर की संधि कर ली। किससे किया? अंग्रेज से। तो आपसे पूछेगा कि अलीनगर की जो संधि थी वो किसके बीच में हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। इस संधि के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को टकसाल स्थापित करने का छूट दे दिया। टकसाल क्या होता है? जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजों का जो क्षेत्र था, कलकत्ता के आसपास का जो उनका क्षेत्र था जहाँ पर वो व्यापार करते थे, उनको पुनः लौटा दिया। अंग्रेजों को जो रियायत प्रदान की गई थी टैक्स के अंदर, जो उनको काफ़ी कम पैसे देकर व्यापार करने का जो छूट प्रदान किया गया था, उसको उसने वापस उनको प्रदान कर दिया। साथ में ही अंग्रेजों को किला बनाने का भी छूट दे दिया। दुर्ग बनाने की इजाज़त भी दे दी कि आप जो है वो फोर्ट बना सकते हैं। जबकि इससे पहले इसने 20 जून को फोर्ट विलियम के ऊपर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया था। फोर्ट विलियम क्या था? अंग्रेजों का एक किला था जिसका वो निर्माण कर रहे थे और इसी के ऊपर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। तो कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों का जो किला था उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम था, ठीक है। सो फोर्ट विलियम पे इसने अधिकार कर लिया। उसके बाद में मानिकचंद के हेल्प से रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम फिर से अंग्रेज का हो गया। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि होती, इसको कि हम लोग अलीनगर की संधि कहते हैं, जिसके द्वारा उसने अंग्रेज़ों को टकसाल स्थापित करने का छूट दे दिया, ठीक है, कि भाई अब टकसाल स्थापित कर सकते हैं।
मतलब अपने सिक्के ढाल सकते हैं और उससे व्यापार भी कर सकते हैं। उसने व्यापार के क्षेत्र में जो उनको रियायत प्रदान की गई थी, जो छूट था, ठीक है, वो दोबारा वापस कर दिया, ठीक है, आपको मिल गया। और दुर्ग बनाने का भी इजाज़त दे दिया। साथ में सेना रखने का, अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखने का भी परमिशन दे दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या क्या हुआ? सबसे पहले 4 जून को कासिम बाजार पे आक्रमण कर दिया। 16 दिन के घेरे के बाद में उसने कलकत्ता पे फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया। अंग्रेज वहाँ से भाग निकले। भागने के बाद में अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप के अंदर फुल्टा आइलैंड पे शरण ली। फिर ब्लैक होल की घटना हुई। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मानिकचंद एक वहाँ के धनी व्यापारी के संपर्क में आने के बाद उसको रिश्वत देकर कलकत्ता के ऊपर अधिकार कर लिया। उसके बाद में 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसमें क्या हुआ, टकसाला स्थापित करने का छूट दे दिया, दुर्ग बनाने का छूट दे दिया, ठीक है। अंग्रेजों के जो क्षेत्र थे उनको वापस लौटा दिया। उनको व्यापार करने का जो पहले से छूट मिला हुआ था, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, वो दोबारा प्रदान कर दिया। यहाँ तक की स्टोरी है। अब अंग्रेज एक मौके की तलाश कर रहे थे और अंदर ही अंदर अंग्रेज उसके सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि ऐसा कोई मौका खोजें जिसके द्वारा हम उसके ऊपर आक्रमण कर सकें, और मौका उनको मिल गया। मौका कैसे मिला? तो मौका मिला कि 13 मार्च 1757 को 13 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन कौन था? वाटसन इनका नेवी का हेड था, ठीक है। तो क्लाइव और वाटसन ने क्या किया कि चंद्रनगर के अंदर, चंद्रनगर में जो फैक्ट्री थी फ्रांसिस लोगों की, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके ऊपर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अब नवाब की फ्रांसिस लोगों से थोड़ी सी बनती थी, क्योंकि वो उसकी बात मानते थे। नवाब ने कहा कि भाई आपने आक्रमण करके तो क्या किया, अलीनगर की संधि का वायलेशन कर दिया, ये तो संधि का सरासर उल्लंघन है। नवाब गुस्सा हो गया। और क्लाइव भी तो यही चाहता था कि हम ऐसा कुछ करें जो युद्ध एक बार हो ही जाए। तो नवाब ने इसको अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। उसी टाइम से दोनों के बीच में मतलब तानातानी हो गया जोरदार, जिसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ, इसे प्लासी का युद्ध के नाम से जाना गया। 13 मार्च को क्या हुआ? 13 मार्च 1757 को चंद्रनगर के ऊपर जो फ्रांसिस की फैक्ट्री थी, वहाँ पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कौन, किसकी मदद से अधिकार किया? क्लाइव और वाटसन। वाटसन कौन था? इनका एडमिरल था, नौसेना प्रमुख था, ठीक है। जब इस पे आक्रमण हुआ तो फ्रांसिस लोगों के बचाव में सिराजुद्दौला ने ये कहा कि ये तो अलीनगर की संधि का सरासर उल्लंघन है, भाई आपने तो गलती कर दी, ये तो पानी सर के ऊपर निकल गया, अब तो युद्ध होना तय था कि अब तो कोई रोक ही नहीं सकता युद्ध। और अंग्रेज भी मौके की तलाश कर रहे थे। बट अंदर ही अंदर जो सिराजुद्दौला था, सॉरी जो रॉबर्ट क्लाइव था, क्लाइव क्या था, एक मौके की तलाश में था कि चलो कोई तो मौका मिले। और क्लाइव ने क्या किया कि एक षड्यंत्र के मदद से, क्लाइव ने एक कॉन्स्पिरेसी के द्वारा षड्यंत्र रचा और अपने पक्ष में मीर जाफर कौन था? सेनापति। उसके बाद एक और सेनाधिकारी यार लतीफ़, फिर जगत सेठ, क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के थ्रू उसने
वैसे सभी लोगों को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया जो सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे, उसके खिलाफ थे। वैसे लोगों में उसकी मदद किसने की? अमीन चंद नाम के एक व्यापारी ने मदद की, और इसके द्वारा उसने मीर जाफर को, यार लतीफ़ को, जगत सेठ को और दीवान राय दुर्लभ, उस वक्त दीवान कौन था? राय दुर्लभ को अपने पक्ष में मिला लिया। यह भी एक सैन्य अधिकारी था। और ये बैंकर था। ठीक है, तो इसने इन लोगों की हेल्प से एक षड्यंत्र रचा और मीर जाफर को ये ऑफर दिया कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा। कौन नहीं चाहेगा? एक सेनापति को अगर नवाब बनाने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली है, इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सिराजुद्दौला को ये लगता था कि मेरे पास तो इतनी बड़ी सेना है, मैं तो आसानी से हरा दूंगा। सिराजुद्दौला इसके ऊपर काफ़ी भरोसा करता था और इसी भरोसे के कारण उसने 23 जून 1757 को मीर जाफर को अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कारण क्या थे। कारण मैंने आपको बताया। कारण क्या थे? कारण था अंग्रेज़ों का चंद्रनगर के ऊपर आक्रमण करना। दूसरा कारण था इसने अंग्रेज़ों को किला बनाने से रोक दिया था। तो ये दो प्रमुख कारण थे। ठीक है, 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में, पलासी कहाँ है? पलासी मुर्शिदाबाद के निकट हुगली नदी के मुहाने पे एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों की ज़्यादा तादाद नहीं थी उसमें, लगभग 950 अंग्रेज सिपाही थे, 100 तोपजी थे, 50 नाविक थे और 2100 के लगभग भारतीय थे। अंग्रेज़ों की क्षमता कितनी थी? अंग्रेजी सेना कितनी थी? 950 यूरोपियन थे, यूरोपियन सैनिक, 100 तोपजी मतलब तोप चलाने वाले, 50 नाविक थे और 2100 भारतीय सैनिक। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम सैनिक होने के बावजूद भी जीत कैसे गए। दूसरी तरफ नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे, लेकिन इन 50,000 सैनिक का जो सेनापति था मीर जाफर, वो ऑलरेडी इन अंग्रेजों के साथ में मिला हुआ था। सिराजुद्दौला तो काफ़ी उत्साह के साथ गया कि आज तो अंग्रेजों को छोड़ूंगा ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया उसने। तो इसको भी लगा कि भाई 3,000 की सेना को तो मैं ऐसे ही चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और बंगाल के जो नवाब थे इसमें हार हुई इनकी। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दे दिया और ये अंग्रेज़ों से जा मिला, जिसके कारण बंगाल के नवाब की इसमें हार हुई। और बंगाल के नवाब की तरफ से कुछ लोग लड़े, जिसमें कुछ फ्रांसीस सैनिक थे। ठीक है, उसके एक सैन्य अधिकारी, सिराजुद्दौला के सैन्य अधिकारी मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीस सैनिक जो थे वो बंगाल के नवाब की ओर से युद्ध के अंदर इन्होंने लड़े और मारे गए। सिराजुद्दौला खुद भागते भागते मुर्शिदाबाद की तरफ भागा, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने इसकी हत्या कर दी। एक सैनिक बेग है, ठीक है, बेग था, उस सैनिक की मदद से उसने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। किसने हत्या की? मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की
हत्या करवा दी। जब ये युद्ध भूमि से भागकर मुर्शिदाबाद की तरफ जा रहा था उस वक्त इसकी हत्या करवा दी गई और इसी प्रकार प्लासी के युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में आ गया। अंग्रेजों के पक्ष में आ गया, अंग्रेज जीत चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक काफ़ी ताकतवर क्षेत्र पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका था और जैसा कि इन्होंने मीर जाफर के साथ में समझौता किया था, अगला नवाब किसे बना दिया गया? युद्ध के बाद में बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर। मीर जाफर एक ऐसा नवाब था जो कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। मतलब लोग कहते थे इसके दरबारी कि अंग्रेज़ों का तोता है। अंग्रेज कहते हैं हाँ तो हाँ, ना तो ना। मतलब ये अपने अनुसार नहीं, अंग्रेज़ों के अनुसार चलता था। अंग्रेज ने इसको एक तोता के रूप में बैठा दिया था कि भाई तुम नाम मात्र के नवाब हो, करना तो तुमको वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे। बदले में इस युद्ध में भाग लेने का अंग्रेजों को क्या मिला? मीर जाफर ने नवाब बनते ही अंग्रेजों के लिए पूरा क्षेत्र खोल दिया कि भाई अब तो आप जहां चाहो वहां व्यापार करो बिना किसी टैक्स के। पहला लाभ इनको यह हुआ। सिक्के ढालने की अनुमति इसने प्रदान कर दी, पहले भी प्रदान कर दी थी, अब इसने बड़े पैमाने पर इसको लागू कर दिया। दूसरा, इसने बहुत सारी व्यापारिक छूटें प्रदान कर दी और जब मीर जाफर यहाँ का नवाब बना तो इसने 24 फरगना की जागीरदारी, जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। पहली बार किसी क्षेत्र पे अंग्रेजों का डायरेक्ट अधिकार हो गया था। जमींदारी का मतलब होता है कि अंग्रेज 24 फरगना के स्वामी बन चुके थे। यहाँ पे टैक्स कलेक्शन करने का राइट अंग्रेजों को डायरेक्टली मिल चुका था। वैसे तो पूरा बंगाल ही इनका था। क्यों? क्योंकि नवाब ही अंग्रेजों के अनुसार चलने वाला था। सो अंग्रेजों को क्या मिला इस युद्ध के बाद में? उन्हें 24 फरगना की जमींदारी मिल गई। साथ ही क्लाइव को 2.5 लाख इसने प्रदान किया मीर जाफर ने और ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना दिया? 50 लाख रुपए दिया। आज सोचो कि इस वक्त 50 लाख कीमत कितनी ज़्यादा होती है और उस वक्त कितनी ज़्यादा कीमत रही होगी। तो एक ये ऐसा युद्ध था जिसने पूरे के पूरे भारत के इतिहास को ही पलट के रख दिया। अगर इस युद्ध का परिणाम सिराजुद्दौला के पक्ष में आता तो अंग्रेज नाम का जो पक्षी है वो भारत से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। लेकिन चूंकि इस युद्ध का परिणाम एक षड्यंत्र के थ्रू, एक शासक जो बहादुरी से लड़ा, जो अंग्रेजों को भगाना चाहता था, अपने लोगों के षड्यंत्र के द्वारा ही हार गया। आज भी बंगाल के अंदर एक कहावत फेमस है, मीर जाफर। किसे कहा जाता है? गद्दार को। ठीक है। तो सिराजुद्दौला की हार और अंग्रेजों का आगमन इसी प्लासी युद्ध के बाद में हुआ और इसी प्लासी के युद्ध ने पूरे भारत के इतिहास को पलट दिया। न ये युद्ध अंग्रेज जीतते और न ही अंग्रेजों का भारत के अंदर जो राज करने की लालसा है वो उनके अंदर जगती, न ही बंगाल के राजनीतिक में उनका काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप होता, वो इंटरफेयर करने लग गए थे। अब अंग्रेज अपने मर्जी से जिसे चाहते थे बंगाल का नवाब बना सकते थे, जिसे चाहते हटा सकते थे, जितना व्यापार चाहते थे कर सकते थे, जिसके कारण भारत में अंग्रेजी साम्राज्य दिन बर दिन बढ़ता गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें 200 साल की गुलामी मिली। सो अगर हमसे पूछे कि प्लासी का युद्ध कितना प्रभावशाली था, प्लासी के युद्ध का भारत के इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा प्लासी का युद्ध का।
प्लासी का युद्ध होने के बाद में अंग्रेज किसी भारतीय क्षेत्र पे डायरेक्ट इंटरफेयर करने लग गए थे। वो काफ़ी मजबूत हो चुके थे। पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर व्यापार में इनका एकाधिकार हो गया था। ये बंगाल के नवाब को जब चाहे बदल सकते थे और इन्हें लगभग सभी प्रकार की छूट प्रदान हो गई थी। और धीरे 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 इन्होंने हमारे भारत को सोने की चिड़िया का जो ताज था वो छीन लिया, भारत को कंगाल बना दिया। लगभग 200 साल तक भारत को लूटा। इसका वजह एक ही था, उसका वजह था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार। न सिराजुद्दौला इस युद्ध में हारता और न ही अंग्रेज भारत के ऊपर राज करने का सोचते, क्योंकि अगर सिराजुद्दौला इस युद्ध में जीत जाता तो वो अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए बंगाल से भगा देता। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्लासी के युद्ध के कारण, पृष्ठभूमि, परिणाम, विश्लेषण हमने काफ़ी ब्रीफली में किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है या कोई शब्द, कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।